अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। अडयाला के बाहर आज बहुत ही एक मुख्तलिफ माहौल नज़र आ रहा है और इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। ऐसे में कौन कौन वहाँ पे पहुँचा है और क्या माहौल है और आज मुलाकात का क्या कोई इम्कान है, इन तमाम चीज़ों पे बात होगी। इसके साथ साथ एक टीम डॉक्टर्स की पहुंची है वहां पर, जिसकी वजह से पीटीआई कारकुनान में तशवीश की एक लहर भी दौड़ गई है कि आखिर क्या वजह है कि 5 डॉक्टर्स एक साथ पहुंचे हैं अडयाला के अंदर और बताया यही जा रहा है कि इमरान खान साहब के चेकअप के लिए पहुंचे हैं। इस पे भी आपको अपडेट करते हैं। इसके साथ साथ एक अहम सेनेटर पीटीआई के उनके घर पर हमले की एक वारदात हुई है और उसकी एक रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। क्या उसके शवाहिद मिल रहे हैं, उस पर बात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक जज साहब यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जो मुसलसल अताब का शिकार हैं, उनके केस के सिलसिले में भी आज एक बड़ा हुक्मनामा सामने आया है। और इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे हामिद खान साहब और वकला रहनुमाओं की तकरीरों की, जो कि आज इस वक्त हाई कोर्ट बार में खिताब के दौरान उन्होंने की हैं। तो क्या उनकी इसमें जो पॉइंट है वो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले आज चलेंगे जी अडयाला, क्योंकि अडयाला में है आज सबका फोकस कि वहाँ पर आज क्या सिचुएशन है। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस दफ़ा हुकूमत पूरी तैयारी के साथ आपको दिखाई देगी और ऐसा ही हुआ। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और पुलिस की एक भारी नफरी तैनात है। सिर्फ पंजाब पुलिस ही नहीं बल्कि डॉल्फिन फोर्स के एहलकार, पैरा के एहलकार, पता नहीं कौन कौन सी फोर्सेस के एहलकार जो है वहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ वाटर कैनन भी वहाँ पे मंगवा ली गई है। पुलिस के जो आला अफसर हैं और वो भी वहाँ पहुँचे हैं और वो आके बाकायदा चेक कर रहे हैं कि सारा सामान मौजूद है, तैयारी पूरी है। बड़ा हाफिज़ों का वो जो यानी मोराल है उसको अप कर रहे हैं और बड़ा पुलिस वालों को बकअप कर रहे हैं अपने एहलकारों को कि जैसे पता नहीं अल्लाह माफ़ करे वो कोई इंडिया के खिलाफ जंग लड़ने के लिए उतर गए हैं। कोई इस तरह की उनकी इस वक्त की तैयारी जो है वो दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आज उस वक्त सरासीमगी फैल गई जब पता ये चला कि 5 रुकनी एक डॉक्टर्स की टीम जो है पहुंची है अडयाला और रिपोर्टेडली वो इमरान खान साहब के चेकअप के लिए वहां पर पहुंचे हैं। ये 5 डॉक्टर्स जो हैं, इनमें डॉक्टर अली आरिफ साहब हैं जो कि जनरल फिजिशियन हैं। इसके अलावा एक जनरल सर्जन डॉक्टर तारिक अब्दुल्ला साहब ये भी इनमें शामिल हैं। माहिर पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर समन वकार साहिबा, माहिर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुबशिर साहब, लैब टेक्नीशियन नुमान इकबाल, ये तमाम लोग पहुंचे हैं आज इमरान खान साहब के चेकअप के लिए। जिसके बाद एकदम कारकुन जो हैं वो थोड़े मुस्तरब भी हो गए कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि एकदम से ये 5 रुकनी टीम जो है वो अडयाला पहुंची है। क्योंकि एक आपको पता है अडयाला के अंदर भी, जेल के अंदर भी अस्पताल मौजूद होता है ताकि अगर कोई तिब्बी इमदाद किसी मरीज़ को देनी पड़े तो उसको उस वक्त ही जेल के अंदर से ही उसको ट्रीट किया जा सके। तो अब ये जो बाहर से पिम्स अस्पताल से डॉक्टर्स का आना है और उसमें जनरल सर्जन भी हैं, पैथोलॉजिस्ट भी हैं, तो फिर लोग जो हैं वो इस पर ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि आखिर इमरान खान साहब की तबीयत तो अंदर ठीक है, वो खैरियत से तो हैं, क्यों डॉक्टर्स को बुलाना पड़ गया है पिम्स अस्पताल से। और चूँकि एक मुलाकातों का सिलसिला भी बंद है तो इस वजह से ज़्यादा परेशानी की बात हो रही है कि उनकी खैरियत से मुतालिक चीज़ें दरियाफ्त हो सकें। अब लास्ट टाइम जब डॉक्टर उस्मा साहिबा मिली थी तो उन्होंने बताया था कि फ़िज़िकली तो वो ठीक थे, लेकिन वो बहुत डिस्टर्ब थे और जिस तरह से उन्हें 1 महीना कैद तन्हाई में रखा गया था, उसने यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई थी और वो इसका इज़हार भी कर रहे थे। तो अब एक पूरा हफ्ता और गुजर गया और आज भी कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि उनकी मुलाकात हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर्स का यहाँ पे पहुँचना ये यकीनन जो वर्कर्स है उनके लिए एक परेशानी और जिसको कहते हैं तशवीश का बाइस बनता है। अब देखते ये हैं कि ये उस रिपोर्ट को पब्लिक भी करते हैं नहीं, जो उनके चेकअप के बाद, मुआयने के बाद ये बनाते हैं डॉक्टर्स। वैसे तो अगेन वही बात है कि जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स पर मबनी टीम होती है उनको ये लोग ट्रस्ट नहीं करते और ये बार बार इस बात के लिए रिक्वेस्ट कर चुके हैं, बाकायदा दरख्वास्तें अदालत में दायर कर चुके हैं कि इमरान खान साहब के चेकअप के लिए उनके पर्सनल मालिज जो हैं उन्हें भेजा जाए या शौकत खानम अस्पताल से डॉक्टर्स की टीम जाए, क्योंकि वो सरकारी अस्पतालों की जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम के ऊपर भरोसा नहीं करते कि ये पता नहीं कैसी रिपोर्ट बनाएं, ये तो सब कंट्रोल्ड लोग हैं। तो अब ये सारी सिचुएशन जो है एक तरफ जारी है तो दूसरी तरफ अडयाला के बाहर जो है वो आज, जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल एक सन्नाटा है। तमाम जो यहाँ पे दुकानें मौजूद थी आसपास उन्हें बंद करा दिया गया है, कोई अगर इदारे थे उनको बंद करा दिया गया है और गलियों में भी इवन गाड़ियाँ खड़ी करके रास्ते ब्लॉक किए गए हैं, ट्रक्स खड़े कर दिए गए हैं मेन अडयाला रोड के ऊपर कि कोई आ ना सके और काफ़ी तादाद में ट्रक्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं।
भारी नफरी पुलिस की तैनात है और देख के माहौल ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे इलाके को इन्होंने कर्फ्यू लगा के सबको कैद कर दिया है। अब मैं सोच ये रही थी कि जो बंदा अंदर कैद है वो कितना आज़ाद है। वो तो आपको पता ही है कि वो तो जिस तरह बात करता है तो पता लगता है कि उसको किसी चीज़ का खौफ नहीं है, वो तो बिल्कुल आज़ाद है। लेकिन जो बाहर दुनिया है वो किस कदर कैद हो चुकी है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि जिस तरह से कर्फ्यू एक तरह से नाफिज हुआ हुआ है और वहाँ पे बिल्कुल लोगों की आमदोरफ्त इन्होंने बंद की हुई है। वैसे तो हर मंगल को ही ये करते हैं, लेकिन आज उसमें गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। अब ये साथ साथ बताया जा रहा है कि कैदी वैन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और वाज़े तौर पर ये अहकामात हैं कि आज जो भी इस तरफ आएगा, ये ना सिर्फ ये कि उन एमपीएस चाहे हों चाहे वो लीडर्स हों पीटीआई के, उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, उन्हें यहाँ से मुंतकिल भी किया जाएगा और यहाँ पे कोई धरना देने का अगर प्लान होगा तो उसको किसी सूरत भी नहीं देने दिया जाएगा। तो ये जो पीटीआई की खिलाफ इनकी स्ट्रैटेजी हुकूमत की, पंजाब पुलिस की, वो बिल्कुल वाज़े नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि होता क्या है, क्योंकि दूसरी तरफ पीटीआई के जो लोग हैं वो भी बहरहाल निकले ज़रूर हैं और आज कुछ लोग पंजाब से भी निकल चुके हैं, उनकी भी वीडियोस आ रही हैं, कुछ बिल्कुल पास पास हैं अडयाला रोड के, और इसी तरह से जो आम यानी पिंडी वगैरह की जो तंजीम है वहाँ से भी कारकुन वगैरह शामिल हो जाया करते हैं। तो अब थोड़ी ही देर में अलीमा खान साहिबा और बाकी बहनें भी पहुँच जाएंगी, तो फिर वहाँ पे देखना होगा कि सूरत हाल बनती क्या है। क्योंकि अगर ये लोग बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में होते हैं तो ऐन मुमकिन है कि पुलिस जो है वो किसी एक्शन से गुरेज करे, लेकिन अगर ये थोड़ी तादाद में होते हैं तो फिर तो ये बिल्कुल क्लियर कट एक्शन करेंगे और जो लोग इनके हत्थे चढ़ेंगे ये उन्हें गिरफ्तार करेंगे और यहाँ पे ना तो मुलाकात होगी और ना ही किसी को बैठने दिया जाएगा। तो अब ये बात जो है वो बड़ी वाज़े नज़र आ रही है। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि पीटीआई किसी ऐसे मूड में नहीं है कि ये कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे धक्कम पेल करके कोई बैठने की कोशिश करेंगे। अगर इन्हें रोका जाएगा तो ये रुक जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वहीं पे जहाँ रोका जाए वहीं पे अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड कराएं, लेकिन शायद ये बहुत ज़्यादा एजिटेट ना करें अभी, जो मुझे मेरा अपना अंदाज़ा है। और जाहिर है इस बात पे भी डिपेंड कर रहा होगा कि सिचुएशन वहाँ पे डेवलप क्या हो जाती है, कैसे होती है। क्योंकि देखिए अगेन वही बात है, उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब अंदर जेल में हैं और ये भी उन्हें खदशा रहता है कि इमरान खान साहब को ये कहीं और ना मूव कर दें कि जनाब ये बाहर आके कोई इस तरह का इवेंट हुआ तो ये उसी की आड़ में कि जी देखें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई तो कहीं और उनको शिफ्ट ना कर दें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीटीआई को भी जाहिर है कैलकुलेट करनी पड़ती हैं कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। तो आज जो है वो सारी नज़र मजीद भी ज़ाहिर है अडयाला पे रहेगी, उसके बारे में आपको आगे भी अपडेट करेंगे। बाकी आज जी जो अहम खबर है वो खुर्रम ज़ीशान साहब के हवाले से है, जो कि सेनेटर हैं और आपको पता है कि बहुत ही खुल के अपनी राय का इजहार करते हैं हमेशा। और ये जो DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद इन्होंने कुछ ट्वीट्स ऐसे किए जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उनके ऊपर जो है सेनेटर फैसल वावडा साहब ने बहुत सख्त रिस्पॉन्ड भी दिया और उन्होंने कहा, रिस्पॉन्स भी किया और उन्होंने कहा कि जी आप जो हैं अब तैयार हो जाएं, आप तो सेनेटर ही नहीं रहेंगे और आपको दहशतगर्द उन्होंने कहा और साथ में कहा कि आप हमारे हत्थे चढ़ेंगे तो फिर आप देखें आपके साथ क्या होता है। ये वो तो बड़ी खुलेआम उन्होंने टीवी पे बैठ के जो है सेनेटर फैसल वावडा साहब ने खुर्रम ज़ीशान साहब को धमकियां लगाई। उसके बाद हुआ ये है कि कल रात एक वाक़या हुआ है और खुर्रम ज़ीशान साहब ने ये वाक़या रिपोर्ट किया कि उनके घर के ऊपर अटैक किया गया पेशावर में और कोई 4 से 5 वीगो डाले आए और उसके अंदर कोई 20 से 25 मुसल्लह अफराद थे जिन्होंने फायरिंग की उनके घर के ऊपर। खुर्रम ज़ीशान साहब यहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनकी फैमिली यहाँ पर थी, लेकिन उनके मुताबिक जो गार्ड्स हैं उन्होंने उनको अंदर तो दाखिल नहीं होने दिया, लेकिन इस फायरिंग के नतीजे में उनका एक जो कोई मुलाजिम था घर का वो ज़ख्मी हो गया है और काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुआ है। तो ये सारा बड़ा खौफनाक वाक़या था कि इस तरह से एक सेनेटर के घर पे अगर फायरिंग हो रही है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क में फिर महफूज कौन है। तो इस सारी सिचुएशन के बाद अब उन्होंने ये तो नहीं कहा जा सकता कि फायरिंग किसने की, कैसे की और किस तरह से की, लेकिन जाहिर सी बात है खुर्रम ज़ीशान साहब का इसमें जो इशारा है वो सीधा सीधा इन्हीं लोगों की तरफ है जिनके खिलाफ वो बात करते हैं। और सेनेटर फैसल वावडा साहब जिस तरह से उनको जवाब दे रहे थे टीवी पे बैठ के, उसके बाद तो और ज़्यादा उनका शक उन्हीं की तरफ था। लेकिन बहरहाल जो FIR काटी गई है उसमें किसी का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन ये FIR इस वाक़े की कटवा दी गई है। तो ये जो सारी एक्टिविटी है ये अगेन खुर्रम ज़ीशान साहब का मौक़िफ़ ये है कि ये खौफज़दा करने की कोशिश है, लेकिन उनका ये कहना है कि जान तो एक दिन जानी है, वैसे भी जानी है और ऐसे भी जानी है। तो बात यह है कि कुत्तों की तरह 100 साल जीने से बेहतर ये है कि शेर की तरह एक दिन जी लिया जाए। तो खुर्रम ज़ीशान साहब कहते हैं कि वो बिल्कुल खौफज़दा नहीं है और ना इस तरह की चीज़ें उनको उनके मौक़िफ़ से पीछे हटा सकती हैं। तो ये जो है एक सारा सिलसिला पेश आया। बहुत से लोगों का ये कहना है कि
کے پی میں PTI کی حکومت ہے اور اگر ان کے سینیٹرز وہاں پہ محفوظ نہیں ہیں تو پھر باقی وہاں پہ کیا بچتا ہے اگر اس طرح کی آپ کی اتھارٹی ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے جو کہ ظاہر ہے ملک میں کہیں پہ بھی آ سکتا ہے. اگر اس کی جو آپ اسرار و رموز دیکھیں تو اس کے اوپر یعنی ایک آپ اوور آل کہہ سکتے ہیں کہ ویسے تو یہاں پہ ملک میں کس کی جان محفوظ ہے, ایک آپس کی بات ہے, لیکن جو کوئی بول رہا ہے وہ تو ویسے ہی بیچارہ بڑا ہی ہر طرف سے ہی ہٹ لسٹ پر آ جاتا ہے. بہرحال جی یہ بھی واقعہ ہوا ہے, لیکن دوسری طرف اسی آئین اور قانون کو رو رہے ہیں وکلاء بھی. اور بار میں آج بھی تقریب منعقد ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ بار میں, اور وہاں پر آج حامد خان صاحب بھی تقریر کرنے پہنچے. اگرچہ بہت عرصے سے خاموش تھے وہ, اور ان سے بہت زیادہ PTI کے کارکن خوش بھی نہیں ہیں بلکہ ناراض ہیں. اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ باتیں تو ضرور آ کے کرتے ہیں کہ جی ہم تحریک چلائیں گے, ہم یہ کر دیں گے, لیکن اس کے بعد وہ پھر کہیں غائب ہو جاتے ہیں اور دوبارہ پھر نظر بھی نہیں آتے جلدی. اسی طرح ایک بہت وقفے کے بعد وہ دوبارہ اپیئر ہوئے اور پھر سے انہوں نے کہا کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم جو ہے اس نے بالکل عدلیہ کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے اور اس کو اڑانا ہی ہوگا. ساتھ میں انہوں نے DGISPR کی پریس کانفرنس پہ بڑا سخت رد عمل دیا اور کہا کہ یہ ایک شرمناک اور بدترین پریس کانفرنس تھی اور ایک پوری سیاسی تقریر تھی جو کہ سیاسی انداز میں کی گئی. اس کے اوپر انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے اور اس موجودہ حکومت کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ان کی حیثیت تو صرف کٹ پتلیوں کی ہے اور یہ نوکر ہیں اور نوکروں کی طرح کام کر رہے ہیں. تو کافی ان کی سخت تقریر تھی. دوسری طرف ربیہ باجوہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی بڑی سخت تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ جس طرح ایک مقبول لیڈر کی توہین کی جا رہی ہے یا اس کی جو بنیادی حقوق ہیں انہیں معطل کیا جا رہا ہے, یہ کسی طور قابل قبول نہیں ہے اور اس کا ریاکشن بھی آئے گا اور اس کو کوئی بھی پسند نہیں کر رہا. ہر کسی نے اس کے اوپر ناپسندیدگی اور نفرت کا اظہار کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مقبول لیڈر اس کو غدار قرار دینا اور اس کی ایک لسٹ ہمیں جاری کی گئی ہے جو اس دن, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب یہ مزید اس مملکت خداداد میں نہیں چلیں گی. تو وکلاء نے آج یہ کیا ضرور ہے ایک پروگرام, لیکن سوال یہ ہے کہ بات ابھی تک صرف تقریروں تک ہی محدود ہے. اب دیکھا جائے تو عدلیہ کے ساتھ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا گیا, یعنی عدالت بھی بن گئی ہے, جو اختلافی آوازیں ہیں ان کو خاموش بھی کرایا جا رہا ہے اور جو ججز کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی انتقامی کارروائیاں جاری ہیں. لیکن ان تمام تر چیزوں کے ہو جانے کے باوجود بھی وکلاء آج کہاں کھڑے ہیں؟ کیا وہ کوئی تحریک برپا کر سکے ہیں؟ جواب ہے نہیں. کیا وہ اس حکومت کے لیے کوئی پریشانی بن سکے ہیں؟ جواب ہے نہیں. کیا وہ کوئی ریزسٹنس شو کر سکے ہیں؟ جواب ہے نہیں. بلکہ وہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس پورے سسٹم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. نہ تو وہ کوئی ایفیکٹو بائیکاٹ کر سکے, نہ وہ کوئی ایفیکٹو سڑکوں پر احتجاج کر سکے, نہ وہ اپنے لوگوں کے حق میں اس طرح سے کھڑے ہو سکے. اور اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ وکلاء کو بھی وہ پک اینڈ چوز کر کے نشان عبرت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جن میں ایمان مزاری صاحبہ کا کیس جو ہے وہ سر فہرست ہے. اسی طرح جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مسلسل عتاب کا شکار ہیں. جعلی ڈگری کا کیس ان کے اوپر بنا دیا گیا اور اب میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب نے ان کو کام سے روکنے کی جو درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی اس درخواست کے اوپر بھی آج اس کو قابل سماعت قرار دے کر فری کین کو نوٹس بھیج دیے گئے ہیں. اب اس کے اوپر جو کراچی یونیورسٹی کا جواب جمع ہوا ہے آج, وہ اگر آپ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں. کراچی یونیورسٹی نے بھی حیرت انگیز طور پر بالکل یہ تسلیم کر لیا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کبھی ان کے اسٹوڈنٹ رہے ہی نہیں ہیں, وہ کبھی وہاں پہ تعلیم حاصل ہی نہیں کرتے رہے. تو اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کہاں پہ یہ سسٹم جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر ایک حق اور سچ کے موقف کا ساتھ دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتا. اب یہ ساری چیزوں کے بعد HEC کا موقف یہ ہے کہ جی ہمارے پاس تو کبھی ڈگری آئی نہیں, چیکنگ کے لیے نہ آیا کرتی ہے, تو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن بہرحال اب اس کے بعد بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ الٹیمیٹلی کوشش یہی ہے, دباؤ یہی ہے کہ ان کو ریزائن کرنے پہ مجبور کر دیا جائے. میں تو اس دن مطیع اللہ جان صاحب کی وہ خبر سن کے حیران رہ گئی جس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ ایون ان کے طارق محمود جہانگیری صاحب کے بچوں نے کوئی بہت ایکسٹراڈنری نمبرز بھی حاصل کیے مقابلے کے امتحان میں, بہت پوزیشنز اچھی لیں, لیکن انٹرویو میں ان کو جان بوجھ کے پیچھے کر دیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ آپ کے والد جو ہیں وہ چونکہ اس طرح سے اس وقت سسٹم کے خلاف کھڑے نظر آ رہے ہیں تو لہٰذا ان کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا اور آپ کو آگے جو ہے وہ ترقی آپ کی روک دی جائے گی, آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا. یہ مطیع اللہ جان صاحب کی سٹوری تھی اور میں حیران تھی کہ یعنی اس قدر یہ سسٹم جو ہے وہ انتقام اور اس پہ اتر آتا ہے ظلم پر کہ صرف اس شخص ہی نہیں اس کی فیملی ممبرز کو بھی یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچاتے ہیں اور گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرتے ہیں. تو یہ اس قسم کی اس وقت جو ہے وہ سچویشن چل رہی ہے.
दूसरी तरफ एक जो अहम आज देखने में आई है ख़बर, वो ये भी है कि इमरान खान साहब के हवाले से तो जो देखते हैं कि वो उनकी तरफ से क्या आता है, लेकिन जो असद कैसर साहब हैं उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बैरिस्टर गौहर साहब हों या असद कैसर साहब हों, इन दोनों के हवाले से जो हमें इत्तलात मिलती हैं कि ये बेचारे अपने तौर पे कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि एजिटेशन के बजाय किसी तरह कोई मुफाहमत के ज़रिए रास्ता निकालें, और वो बार बार इसलिए कभी स्पीकर साहब से, कभी राना सनाउल्लाह साहब से कुछ ना कुछ राब्ते बढ़ाकर ऐसी कोशिश करने की यानी अपनी तरफ से अपनी एक ऐसी कोशिश ज़रूर करते हैं कि जिसमें कोई रास्ता बन सके, जिसमें कोई विन विन पोजीशन हो। तो उन्होंने ये ऑफ़र भी किया है कि हमें आप मिलवा दें इमरान खान साहब से, बेहतर पैगामात आएंगे और दूसरी तरफ असद कैसर साहब जो हैं वो भी ये वार्निंग्स दे रहे हैं कि आप किधर जा रहे हैं, जो आप हालात बना रहे हैं इसमें किसका फ़ायदा होगा। लेकिन अब ये दोनों तरफ एक आसाब का खेल है जो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा हुआ है। अब इसमें जो कोई सेन वॉइस है, कोई ऐसी एतदाल की आवाज़ है, जो कोई कोई समझदारी की बात कर रहा है, उसको जो है वो ऐसा लग रहा है कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं वो कहीं पीछे किसी तरफ से भी हटने के लिए नज़र नहीं आ रही। अब इसमें ज़ाहिर सी बात है पीटीआई का अपना एक मौक़िफ़ है जिसमें बड़ा वज़न भी है और दुरुस्त भी मालूम होता है कि वो क्या बेचारे पीछे हटें, उनको तो दीवार से लगाया हुआ है, तो पीछे तो उनकी दीवार है, तो वो क्या पीछे हटें। पीछे तो उन्होंने हटना है ना जो आगे बढ़े हुए हैं, तो आगे कौन बढ़ा हुआ है, तो पीछे वो हटना, उन्हें हटना चाहिए जो कि आगे बढ़ चुके हैं, अपनी पोजीशन से आगे बढ़ चुके हैं, अपनी आईनी हुदूद से आगे बढ़ चुके हैं, वो पीछे हटें जिनका वो काम नहीं है जो वो कर रहे हों। और पीटीआई जो है वो तो ऑलरेडी इतना पीछे हटी हुई है कि वो दीवार के साथ लगी पड़ी है, तो वहाँ पे अब आगे उससे आपने उससे क्या पीछे हटवाना है। बाकी मुज़ाकरात की बात है तो वो कहते हैं हमने कभी भी इनकार नहीं किया, अभी भी महमूद खान अचकज़ई साहब कई दफ़ा ऑफ़र कर चुके हैं कि आप मुझसे बात करें और जो भी चीज़ें डिसाइड होती हैं उस पर मैं आगे कन्विंस करूँगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के ऊपर ये फॉर्म 47 हुकूमत जो है वो राज़ी नहीं होती, क्योंकि इनके मफाद में नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि अवाम में इनकी क्या पोजीशन है। मैं आज देख रही थी मरीम औरंगज़ेब साहिबा मरी में कहीं कोई खिताब करने पहुंची हैं किसी तकरीब में, और वहाँ पर जो है वो बच्चे आगे बैठे हुए थे, उन्होंने कैदी 804 के नारे लगा दिए, और वहाँ पे जो वहाँ के उनके नून के मकामी रहनुमा थे वो हाथ जोड़ के बच्चों को चुप करा रहे थे कि खामोश हो जाओ। तो ये तो इन लोगों की हालत है कि अवाम में ये बाहर निकले तो उन्हें पता लग जाता है कि ये लोग कहाँ स्टैंड करें। ये अलग बात है कि इनके अंदर इतनी ग्रेस नहीं है कि ये इन चीज़ों को तस्लीम करें, उल्टा ये ताकत के बलबूते पर बूट के पीछे छुप कर कोशिश कर रहे हैं कि मुखालिफ का मुकाबला करें। सियासी तौर पर तो इन्हें पता है कि ये ख़त्म है और उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अब कल एक मैंने खबर देखी, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी कि जी कोई पैसे गिर गए ईवान में किसी के अंदर, स्पीकर साहब तक पहुँचे तो उन्होंने अनाउंसमेंट की कि जी ये किसी के पैसे मिले हैं, तो किसके पैसे हैं वो ज़रा बता दें, हाथ खड़े करें या जिसके पैसे हैं वो आके राब्ता करें। तो हैरत अंगेज़ तौर पर 12-13 अफराद जो हैं अरकान के वो खड़े हो गए, उन्होंने क्लेम किया कि जी हमारे पैसे गिरे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, सारे पैसे तो किसी एक शख्स के गिरे हुए थे वो। और मुझे इत्तलात मिल रही हैं कि वो जो इनके पीटीआई के एमएनए हैं इकबाल आफरीदी साहब, गालिबन उनके पैसे थे। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए बेईमानी की इंतहा, कि ये कोई गरीब गुरबा लोग नहीं है कि कोई थोड़े से पैसों की खातिर जो है वो कहेंगे चलो यार हमारा कोई गुजारा हो जाएगा। अमीर लोग हैं, अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं जो इस असम्बलियों का हिस्सा बने हुए हैं, और चंद हज़ार रुपयों की खातिर ये लोग कितने बेईमानी का मुजाहरा करते हैं कि जी 12 लोग खड़े हो गए कि जी हाँ हमारे पैसे गिरे हैं, और वो क्लेम करने लग गए। तो मैं सोचने लगी कि मुझे वैसे इस पे इतनी हैरत भी क्यों हो रही है। वो लोग जो जीते हुए नहीं हैं और वो खड़े हो गए कि हाँ जी हमें ये सीटें दे दो, हम लेने के लिए तैयार हैं, बेशक हमारे वोट जो हैं वो चौथे पांचवें नंबर के हैं। तो उन लोगों से जब उन्हें इतनी शर्म नहीं आई कि जीते हुए नहीं है लेकिन फॉर्म पकड़ के बैठ गए हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि उनको अगर पैसे मिल रहे होंगे तो उनमें कहाँ ये शर्म होगी कि वो कहेंगे ये हमारे पैसे नहीं हैं। वो कहेंगे जी हमें मिल जाए तो अच्छी बात है। ये कितने भूखे और कितने गिरे हुए लोग हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि इनकी मेंटालिटी कैसी है। ये कौन लोग हैं ईमान से? इनसे तो मुझे वो कचरा उठाने वाली वो जो खातून है जिसको 9 लाख रुपए किसी के मिले और वो जाके उसे लौटा आई, मैं तो उसकी इज्जत कर रही हूँ कि यार ये कितनी अजीम खातून है, कितनी ईमानदार खातून है। और एक ये हैं बेईमान तरीन लोग जो हमारे ऐवानों में आके बैठ गए, बेशर्म लोग कि जिनको इतनी तमीज़ नहीं है कि हराम क्या है हलाल क्या है, और ये हराम की सीटों के ऊपर जीत के ऊपर आके बैठ गए हैं बेशर्मों की तरह, और ऊपर से जुल्म भी कर रहे हैं। और इनसे हम क्या एक्सपेक्ट करें कि क्या ये चंद हज़ार रुपयों की खातिर बिक नहीं जाएंगे? बिल्कुल बिक जाएंगे। तो ये इन लोगों का करियर है, ये इन लोगों का कैलिबर है, ये इन लोगों का किरदार है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।